ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं मियां शाहिद साहब। और आज हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत हैं, नन अदर दैन हामिद मीर। कोई तारफ़ की और मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है, उनसे हम बहुत सी बातें पूछेंगे। और एक मुझे ये शर्फ हासिल है कि हमारा आगाज़ सफ़र इकट्ठा था, तो आई हैव लॉट ऑफ मेमोरीज टू शेयर विद हिम एंड विद यू आल्सो बिकॉज ही इज़ अमंग्स द मोस्ट नोटेबल जर्नलिस्ट। और फिर नॉट लास्ट बट द लीस्ट, क्या कहते हैं, नॉट लीस्ट बट द लास्ट, जनाब हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो आज आई थिंक आई हैव वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स एट माई डिस्पोजल। मियाँ साहब, मीर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो हम आज लोग आपसे बात करते हैं जी की होना है, तो पता नहीं 40 साल तो की हो रहा है, वो तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मगर जो हुआ है उसमें बहुत कुछ था। आपके शो में आने के बाद जो मेरे साथ होना है, नहीं कुछ नहीं होगा, वो नहीं होगा। बहुत से दोस्त जो है वो नाराज़ हो जाएंगे कि आप हमारे शो पे नहीं आए थे, काई साहब के शो में चले गए और शाहिद मसूद के साथ बैठे हुए थे। नहीं शायद मसूद साहब तो मेरे साथ बड़ा मायूब, नहीं बड़ा मायूब समझा जाता है। तो आपको पता है ना, हमारी कम्युनिटी में अच्छे लोग भी हैं लेकिन हासदीन भी बहुत है। तो डॉक्टर साहब जो हैं इसमें बहुत खुद को फील है, उनके बहुत हासदीन है। नहीं डॉक्टर साहब भी हम बात करेंगे क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स। नहीं मुझे ये तो हामिद मीर साहब ने डरा दिया ये बात करके। आप देखें इस वक्त ईद का शो है, तो इसको आपको बहुत ईद मुबारक हो डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया और नाज़रीन को भी ईद मुबारक। मीर साहब, हाउ वाज दिस जर्नी? कभी आपने सोचा था कि इतना मारकतुल रहा होगा? एक एंग्री यंग मैन, मैं अभी भी याद आ रहा है, जंग अखबार के तीसरे फ्लोर पे, मैं उन झगड़ों और उन लड़ाइयों की बात नहीं करूंगा क्योंकि उनमें से भी कुछ लोग अब ज़मीन के मरो मट्टी नीचे जा चुके हैं। तो डिड यू एवर एनविसेज्ड कि यार ये इतना होगा? क्योंकि शुरू में तो आप कहते थे मैं करने नहीं, मैं घर चले आया काजी, मैं छड़ रहा, वो याद है आपको? तो कैसा लगा फिर आगे जब आए तो फिर मज़ा आना शुरू हो गया इसमें? देखिए, हम जर्नलिस्ट बाय चॉइस बने हैं और मैं जब अपने माजी पे निगाह डालता हूं तो आप तो बहुत सी चीज़ों के आई विटनेस है। हमारे पास भी बड़ी ऑप्शन थी, CSS करके हम भी कहीं पे सरकारी अफसर लग जाते या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे आप। हाँ, क्रिकेट भी छोड़ दी उसके लिए। फिर ये भी था कि जब शुरू में प्रॉब्लम शुरू हुए, कुछ खबरें फाइल करने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 90, 91, 92 इब्तिदा में ही मशवरा दिया गया मुझे कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, तो हम बाहर जाके सेटल हो सकते थे। लेकिन 91 सॉरी कौन सा दौर था जब स्टार्ट हुआ था द न्यूज़? वो न्यूज़ शुरू हुआ था 1991 में, लेकिन मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी इमीडिएटली आफ्टर माय ग्रेजुएशन। मैंने जब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से 1987 में मैंने जब BA किया था, अभी सिर्फ BA किया था। अच्छा, 87 में। 87 तो मेरे वालिद साहब 87 में फौत हो गए, बारिश मीर साहब। हाँ, तो एक दिन मैंने अखबार में इश्तिहार देखा, ज़रूरत बराए सब एडिटर्स। अच्छा, जंग अखबार में इश्तिहार था, तो मैंने अप्लाई कर दिया और साथ में मेरे जो कुछ पहले से छपे हुए मज़ामीन आर्टिकल्स वगैरह थे अंग्रेज़ी उर्दू अखबारों में, वो भी भेज दिए। तो मुझे कॉल आ गई, मैंने टेस्ट दिया और मैं पास हो गया। तो इस तरह मैं प्रोबेशनरी सब एडिटर की मुझे जॉब मिली। तो मैंने साथ फिर मैं मास्टर्स भी किया, MA भी किया। तो 91 में जब द न्यूज़ लॉन्च हुआ था लाहौर से, इस्लामाबाद से और कराची से, तो वहाँ पे सईद काजी साहब जो हैं वो उस लॉन्चिंग टीम में थे और मैं भी था उसमें। मैं 85 में ज्वाइन कर चुका था जंग। हाँ, जब 87 में तो आप और मैं, हम दोनों जंग में थे। लेकिन हमें जो था वो द न्यूज़ में भेजा गया। आपको तो बाकायदा ट्रांसफ़र किया गया था, मुझे कहा गया कि आपने भी काम करना है जी द न्यूज़ के लिए। तो मेरी अट्रैक्शन थी हुसैन नकी साहब, क्योंकि मैं हुसैन नकी साहब का बड़ा फ़ैन था और पहले वो व्यू पॉइंट में लिखते थे। फिर उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का पहला पंजाबी अखबार निकाला था, सज्जन, ठीक है ना, वाह, जिसको कि नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनते ही बंद करवा दिया था। अच्छा मीर साहब, मैं इससे पहले पीछे जाता हूँ, अब मैं थोड़ा सा आगे आता। लेकिन सर पंजाबी अखबार और नवाज शरीफ वो भी पंजाबी हैं, उन्होंने बंद करा दिया। वो तो अब नवाज शरीफ साहब को पंजाबियत याद आ गई है ना, तो जी। लेकिन वैसे एक दफ़ा दाग भी लग गया था वक्त आपको। हाँ, जब हाँ,
लेकिन जब सज्जन शुरू किया था, हुसैन नकी साहब जो है वो आपको पता है उर्दू स्पीकिंग है, तो हुसैन नकी साहब ने एक पंजाबी का अखबार लाहौर से शुरू किया, डेली सज्जन, और उसमें बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे जी। उस अखबार में, उसमें शामिल थे। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये 1989 में ये अखबार का जब इजरा हुआ तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा प्राइम मिनिस्टर थी। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि इस अखबार को इश्तिहार दें, और सिंध गवर्नमेंट को कहा कि आप भी, ये लाहौर से निकलने वाला पंजाबी का अखबार है, आप भी इसको इश्तिहार दें। अब आप देखें कंट्रास्ट, बिल्कुल, कि बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक सिंध से है, लेकिन वो एक पंजाबी के अखबार को पैटर्नाइज कर रही है। तो ये अखबार चला, बड़ा कामयाब हुआ जी। और फिर 1990 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत को डिसमिस किया गया और एक धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने जो पहले काम किए ना, वो ये, एक तो ये था कि इश्तिहार बंद कर दिए सज्जन अखबार के, और जाहिर बात है वो जो अखबार था उसकी इतनी आमदनी तो नहीं थी, बिल्कुल, तो वो अभी इब्तदाई मराहल में था, तो वो अखबार बंद हो गया। और उस वक्त की जो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त का जो DGPR लाहौर था और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था फेडरल गवर्नमेंट का, दे मेड इट श्योर कि ये अखबार बंद हो जाए। आप पूछ लें, अभी हुसैन नकी साहब जिंदा है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, ये अखबार नवाज शरीफ साहब ने बंद करवाया। अब जब मैं देखता हूँ ना कि वो मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग जो हैं वो बड़ी पंजाबियत की बात करते हैं, लाहौर के नाम पंजाब के हकूक की बात करते हैं, तो मुझे सज्जन अखबार याद आ जाता है कि ये वो पार्टी है जिसने कि पाकिस्तान की तारीख के पहले पंजाबी अखबार को बंद करा दिया था। अच्छा किया आपने तफसील पूछ ली मेरे। हाँ जी सर, थैंक यू। अच्छा मीर साहब जी, ये तो सफ़र आगे चलता रहा, आप आए सब एडिटिंग में थे, चले रिपोर्टिंग में गए? हाँ, मैं आया था सब एडिटिंग में आया था। उसकी वजह थी ना काजी साहब के मैंने दिन के वक्त यूनिवर्सिटी जाना होता था, ठीक है, तो दिन के वक्त मैं यूनिवर्सिटी जाता था, 1-2 पीरियड पढ़ता था और फिर भागता था दफ्तर की तरफ और दफ्तर में मैं सिर्फ न्यूज़ रूम में काम नहीं करता था, मैं और भी बहुत से काम करते होते थे। स्पोर्ट्स एडिशन वाला मेरे से स्पोर्ट्स के काम करवा रहे हैं शाहिद शेख साहब। ख़वातीन एडिशन की इंचार्ज थी खालिदा यूसुफ, वो मेरे से ट्रांसलेशन करवा रही है। पॉलिटिकल एडिशन के इंचार्ज होते थे इफ्तिखार अहमद साहब, वो मेरे से डायरी लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। तो अदबी एडिशन के इंचार्ज होते थे हसन रिजवी साहब, वो भी मेरे से टी हाउस की डायरी लिखवा लेते थे कभी कभी। तो मैं सबके लिए काम करता था और फिर शाम को न्यूज़ रूम में मेरी असल ड्यूटी होती थी, वो करके मैं रात को 2-2:30 बजे फारग होकर घर जाता था। और फिर जब मेरा MA के मेरे पेपर्स हो गए तो उसके बाद फिर मेरी ट्रांसफ़र हुई रिपोर्टिंग में। तो इस तरह फिर मैं, पहली बीट कौन सी थी आपकी? पहली बीट थी मेरी क्राइम की, फिर मेरी बीट हुई थी कॉमर्स की, फिर मैंने बाबा चिश्ती कितने सी उदों? वो उसकी जिस दिन छुट्टी होती थी, अच्छा, तो मैं उसका मुतबादल होता था, फिर मैं जनाब कोर्ट रिपोर्टिंग की, फिर मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की तरफ आ गया, फिर मैं फीचर सेक्शन में चला गया। बड़ा टर्बुलेंट दौर है, 91, 80, 90, बहुत कुछ हो रहा है। 89, 90, 91, तो फिर 90 में मैंने जब वो स्टोरी दी थी, आपको याद है ना, जंग में, कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। नाज़रीन, ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, अब तारीख़ के झरोकों में झांक रहे हैं। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। मीर साहब ने सर बताया अभी कि उन्होंने BA किया और साथ ही जर्नलिज्म शुरू कर ली, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक एक बहुत ही बड़ा दौर और बड़ी खबरें, बड़े दौरे, बड़े इंटरव्यूज़ और उस्तादों के उस्ताद। तो सर आप तो डॉक्टर हैं, तो आपको कैसे ख्याल आया कि आप जर्नलिज्म में आएंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आया। मैं तो मीर साहब का, अभी आने से पहले भी मीर साहब को हम लोग पढ़ते थे, इनके वालिद अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वारिस मीर साहब को हम पढ़ते थे, और उसके बाद हामिद मीर साहब को भी हमने पढ़ना शुरू किया। लेकिन हामिद मीर साहब को उस वक्त पढ़ना शुरू किया जब मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, और हम हॉस्टल्स के अंदर जो है वो डॉक्टर्स मेस में रहते थे और अखबार आता था सुबह सुबह और हम देखते थे कराची में। लेकिन मैं तो कभी भी, मेरा कोई इरादा नहीं था इधर आने का मीडिया की तरफ, और वो तो ये इत्तेफाक ऐसे हुआ कि मैं पूरा मेडिकल किया। मेडिकल करना अच्छी खासी ख्वारी है, उस वक्त पहले आप मैट्रिक करें, और आज की तरह के मेडिकल कॉलेजेस इतने हैं भी नहीं,
उस वक्त ये था कि एफएससी में इतने नंबर आए हैं, फिर डीजे साइंस कॉलेज कराची से एफएससी, फिर उसके बाद मेडिकल में एडमिशन, फिर 5 साल का मेडिकल, फिर उसके बाद हाउस जॉब, और फिर उसके बाद बाहर जाके पढ़ना, सारा कुछ। तो वहाँ तो ये हुआ कि एक हमारे एक बड़े ज़बरदस्त दोस्त मेरे आमिर गौरी साहब, जो अभी भी माशाल्लाह तो आमिर गौरी साहब जो हैं वो इत्तेफाक से ऐसे होता था कि हम लोग एक ही इलाके में रहते थे लंदन में, तो मैं रास्ते में उतर जाता था इस सेक्टर में इंपीरियल कॉलेज की फेलोशिप थी, जो बोरिंग काम था, बड़ा बोरिंग है, आप लाइब्रेरी में बैठ के रिसर्च करते हैं, वो आगे चले जाते थे और पाकिस्तानी चैनल जो था वहाँ जाके वो तो रास्ते में गपशप लगती रहती थी, तो एक आइडिया होता था कि यार वो सियासत व्यासत इधर उधर, हम भी स्टूडेंट लाइफ में ज़रा थोड़ा शोर शराबा करने वाले लोगों में से थे पढ़ाई के साथ साथ। तो वो जब 9/11 हुआ तो इरादा ये था कि वो पाकिस्तानी चैनल जो है वो कहीं दिसंबर जनवरी में लॉन्च होगा, पाकिस्तानी चैनल। तो कुछ 12 बजे थे, 12:15, तो मुझे आमिर गौरी साहब की कॉल आई कि यार डॉक्टर किधर हो, ये देख रहे हो टीवी पे? तो हम देख रहे थे, वो 12-12:15 इसलिए बज रहे थे कि वो अमेरिका के 9/11 हुआ वो तो यहाँ लंदन में। कहते हैं यार वो यहाँ CNN हम कट कर रहे हैं और आप आ जाओ यार थोड़ा सा पीछे, इसकी कमेंट्री वगैरह उर्दू में मैं और आप बातचीत करते रहते हैं। मैंने कहा कैब भेजो और वो कुछ खाने पीने का लंच वंच का इंतज़ाम करो, मैं आ जाता हूँ। मैं वहाँ पहुँच गया। तो अब उस दिन 2 सानियात हुए, एक तो ये है कि 9/11 हो गया, दूसरा मैं मीडिया पे आ गया। तो अच्छा तो उसके बाद जो है वो फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जब वहाँ से जिन लोगों से मैं बड़ा बहुत शुरू में कोशिश करता था कि उनसे किसी तरह बात हो जाए, उनमें एक हामिद मीर साहब थे। और ख़ास तौर पे हामिद मीर साहब की वो जब स्टोरी आई, जब उसामा बिन लादेन के साथ इंटरव्यू की स्टोरी, तो हामिद मीर साहब को मैं सुबह, क्योंकि वहाँ ये प्रोग्राम हो रहा था 3 बजे रात के, तो 4 घंटे का फ़र्क होता, तो 7 बजे के करीब, तो भाभी हमारी या कभी हामिद मीर साहब खुद फ़ोन उठाते थे, तो ये बड़ी मेहरबानी करते थे। मैं इनसे कहता था हामिद मीर साहब आप ज़रा थोड़ी देर में हम प्रोग्राम करने वाले हैं, तो मैं और आमिर गौरी करते थे पहले इकट्ठे, व्यूज़ ऑन न्यूज़। फिर आमिर गौरी साहब BBC में चले गए, तो मैं अकेला करने लगा। तो मैं इनसे कहता था कि, तो कहते थे कि यार बिल्कुल, मैं इनको कभी कभी ऐसा होता था कि बिल्कुल ही फ़ौरन ही बस ही कहते थे, मैं कहता लाइव जाने लगा हामिद मीर साहब। अच्छा, उसका चक्कर ये होता था कि वो कार्ड होता था, वो जो है ना, वो जो मिनट वाला कार्ड उस ज़माने में होता था कि इतने मिनट बाद, तो कई दफ़ा ऐसा होता था इनसे बात हो रही है और बाद में अचानक में खातून की आवाज़ आ गई, आपका कार्ड ख़त्म होने वाला है, और उसमें तो वो जो है ना वो बड़े यादगार दिन थे। अच्छा, ये और 9/11 के बाद और उसके बाद के जो दिन थे ना, यानी आप इस तरह समझें कि जब ये अटैक हो रहा है, ये वाला ये पूरा उनका अफ़गानिस्तान पे, और उसके बाद से लेके, क्योंकि तकरीबन 1 साल का गैप आ गया था, यानी जियो ने आना था, तो दरमियान में हामिद मीर साहब यहाँ भी लिख रहे थे, मीडिया पे भी थे, और मैं बड़ा इंस्पायर होता था यार कि हामिद मीर साहब हैं आज। तो हामिद मीर साहब जो हैं वो फिर यहाँ पाकिस्तान के हवाले से और इंटरनेशनली क्या हो रहा है, उसकी ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तो उस पर एक बड़ी दिलचस्प बात है। मीर साहब मैं मीर साहब को मेरी याद भूल गई। मीर साहब हामिद गए उसको उसामा बिन लादेन को मिलने, मुझे बताया इन्होंने निकल के, मैं रोज़ झूठ बोलता था अपनी बहन नाहिद से, और गल हो गई है बिल्कुल ठीक है कि कैम शी वॉज वेरी वरीड ऑफ कोर्स, यू नो। खैर समहाउ ही केम बैक। तालिबान की हुकूमत थी, तो मुझे मीर साहब कहते काजी यार, वो मेरी गल हुई यार, तो वो ना एक वफद तू अफगानिस्तान टुर जा तो इधर दौरा करके आ। मैं बचपन से एक बुज़दिल इंसान वाकया हूँ, मैं मीर साहब ये तुसी किसी होर नूं जिम्मेदारी दे दो जी। लो जी 4-5 बंदे राना जहांगीर उरे परे तैयार होकर बोले। अब मीर साहब खैर खरीद से आ गए, वहाँ कोई स्टेबल गवर्नमेंट तो थी नहीं, वहाँ कोई रौला बन गया कि किसी ने उसामा बिन लादेन की कोई कर दी है मुखबरी, तो ये जो सारा वफद सी ना जो बैरूनी दौरे तक गए सी, एक कमरे में रखा, उनके भी सुबह आपका फैसला करना है कि आपने को मारना है या जिंदा रखना है। सुन दे रहे। अच्छा, वो एक रात में ना 2-2 किलो वजन। अच्छा, जब देन दे केम बैक, तो पहचाने ना जान,
मैं क्यों सर की दसा की मैं क्या बैरूनी मुल्क दौरा कर आए हो बेटा उधर ना तो सारी बात मीर साहब से ना सुने सर। जब आपने उसामा बिन लादेन की स्टोरी की, मैं उस वक्त जर्नलिज्म में नहीं था, लेकिन मैं उस आपके सामने खड़ा था और मैंने वो मंजर तो देखा है सारा। उस वक्त आप अवॉइड भी करते थे इंटरनेशनल मीडिया से, इसलिए कोई, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़ा तूफान और खड़ा हो गया था। तो सर ये स्टोरी के जो अभी काजी साहब ने पूरा आधा वाक़या सुनाया, पूरा वाक़या तो आप सुना सकते हैं, क्योंकि नए स्टूडेंट्स जो इस वक्त जर्नलिज्म में हैं इनको नहीं मालूम। अच्छा, असल में काजी साहब जो है ना, ये 1991 में जब द न्यूज़ लॉन्च हुआ था तो उस वक्त भी मैं और काजी साहब इकट्ठे थे। फिर हमने जब औसाफ अखबार को लॉन्च किया तो उसमें भी ये मेरे साथ थे। तो ये, लेकिन मैंने उसामा बिन लादेन का पहला इंटरव्यू 1997 में किया था रोज़नामा पाकिस्तान के सर। फिर 1998 में दूसरा किया इंटरव्यू उसका, और 9/11 के बाद था वो तीसरा इंटरव्यू था। तो वो पहला नहीं था। कुछ लोगों का ख्याल है कि जब वो 9/11 के बाद मैंने उसका इंटरव्यू किया, मैं उससे पहले दो इंटरव्यू कर चुका था। वो हुआ ये कि जब 9/11 हो गया, नहीं अभी होने वाला था जी जी, 9/11 होने में कोई 1.5 या 2 घंटे थे सर। तो मेरे पास एक बंदा आया, मुझे रिसेप्शन ने, मैं दफ्तर में काम कर रहा था, शाम का टाइम था, तो वो रिसेप्शन ने कहा जी कि एक बंदा आया, वो ये नाम बता रहा है। मैंने जब वो नाम सुना मैंने कहा ये इधर किधर आ गया। मैंने उसको ऊपर बुला लिया, वो ऊपर आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब मेरा जो दफ्तर था वो ऐसे था कि न्यूज़ रूम के बिल्कुल साथ मेरा दफ्तर था और मेरे और न्यूज़ रूम के दरमियान दीवार नहीं, शीशा था जी सर। तो वो आया, बैठा, तो आते साथ ही ना उसने मुझे वो एक लिफाफा दे दिया। मैंने वो खोला तो उसमें अरबी में उसने कहा ये शेख ने दिया तुम्हारे लिए। मैंने फ़ौरन वो पढ़ा तो उसका मैंने तर्जमा कराया, अरबी में लिखा हुआ था। तो वो ये था कि ये जो हमला हुआ है सर, ये इसमें मैं बराह रास्त मुलव्वस नहीं हूँ, लेकिन जिन्होंने हमला किया है मैं इनकी तहसीन करता हूँ। मैं कहा कौन सा हमला? मैं कहा कौन सा हमला? उसने कहा तुम ये टीवी लगाओ, उधर पीटीवी लगा हुआ था, ये बाकी चैनल तो थे नहीं। बिल्कुल। कहता है तुम CNN लगा लो या BBC लगा लो। मैंने CNN लगा लिया, CNN लगा लिया, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यार तुम चाय वाय पियो, मैं दिल में सोच रहा हूँ यार ये किधर मेरा टाइम ज़ाया करना है। वो मैंने जनाब वो उसको रखा, उस पर मैंने पेपर वेट रखा उस खत, और मैं पहला एडिशन होता था कश्मीर एडिशन, वो 6 सवा 6 बजे डाउन होता था। मैं उसकी सुर्खियाँ वुर्खियाँ हेडलाइन वगैरह चेक करने गया, चेक करके मैं वापस आया तो वो बैठा हुआ था, उसने चाय पी ली हुई थी, वो मुसलसल CNN की तरफ देखी जा रहा है, देखी जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद मैं कोई काम वाम कर रहा तो अचानक उसने चीख मारी जी। तो कहता है वो मैं देखा CNN पे ना वो को धुआं उठ रहा है, और मैं कहा यार एक्सीडेंट हो गया, जहाज टकराया है। तो वो अब कह रहा है सेकंड वन, तो दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया। अब जनाब मैं तो बिल्कुल ना अपनी कुर्सी पे ही गिर गया। आपके ऑफिस में बैठ के तो वो हो गया जनाब वो। अब मुझे समझ आया कि ये जो आया है ये मैसेज ये क्या है। मैं बड़ा परेशान हो गया। उसने मुझे कहा कि जब हो गया, कहता है जमाल इस्माइल का दफ्तर किधर है? जमाल इस्माइल एक अरब जर्नलिस्ट थे सर। वो ज़माने में वो मेरा ख्याल है अल जज़ीरा के लिए काम करते थे। मैंने उसको बताया ये नंबर है जमाल का, उसको कॉल करो और चले जाओ। अब मैंने कहा ये मैं कहूँ ये जाए मेरे से, जाए मेरे दफ्तर से। चला गया। जब वो चला गया तो मैंने जमाल को फ़ोन किया थोड़ी देर बाद, तो उसने कहा वो मेरे पास भी आया हुआ है। तो मैंने कहा अब क्या करें इसका, ये तो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। तो दुनिया जो है वो, उसने कहा मुझे बहुत बड़ी खबर थी, मुझे कहता है कि इसकी तरफ इसको टच भी ना करना, इसकी कोई खबर नहीं बनानी। मैंने कहा ठीक। वो बहुत बड़ा इशू हो गया। अब दुनिया जो है वो ढूंढ रही है कि जी ये किसने किया है, किसने किया है, किसने किया है। तो मैंने सोचा यार ये मेरी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास एक बंदा जो है वो पहले आ गया, और मैं जो है ये खबर अगर छुपा के बैठा रहूं तो ये तो साफ़ती बदयांती होगी। अच्छा, और साथ ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो गई को ये तो इसराइल ने करा दिया है, तो मान ही नहीं रहा। हाँ जी। मैं तो अब इसका आई विटनेस हूँ। मैंने जनाब रात को ना को 10 साढ़े 10 बजे फैसला किया कि यार ये रिएक्शन है, एज ए रिएक्शन
छापा जा सकता है। जी सर। हमने जनाब उसकी खबर बना दी कि उसामा बिन लादेन जो है उसने ये कहा है कि इस हमला करने वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जिन्होंने भी हमला किया है मैं इनकी तहसीन करता हूं। वो दैट वाज द ओनली रिएक्शन। वो छप गया। अब वो जब छप गया तो पूरे दुनिया के मीडिया का वो तो लीड लगी, डायरेक्शन मेरी तरफ हो गई। जी सर। तो जॉन सिम्पसन साहब जो बीबीसी के सर, वो अपने क्रू समेत मेरे दफ्तर में उन्होंने गेट क्रैश किया। वो घुस गए अंदर आ गए। बीबीसी के कैमरे लगे हुए हैं और वो मेरे से पूछ रहे हैं, हाँ भाई ये तुम्हारे पास कैसी आई? मैंने उसको दिखाया, भाई ये देखो ये है ये कागज है। और वो एक लंबी कहानी है। जी जी। इंटरनेशनल मीडिया ने मेरे से जो भी सवाल किए मैंने उसका जवाब दिया। अब उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट ये भी थी कि पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी कि ये उसामा बिन लादेन ने नहीं किया। जी। मैं कह रहा था भाई कि वो कह रहा है कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये तहसीन करता हूं। वो उनकी तारीफ कर रहा है तो उसका मतलब है उसी ने किया है। बिल्कुल। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि मरहूम जनरल हमीद गुल साहब जो हैं वो इस पे बड़े परेशान थे कि ये हामिद मीर ने क्या काम शुरू किया हुआ। तो फिर उसके बाद लैरी किंग शो पे सर मैं आया जी। तो लैरी किंग शो पे जब मेरा उसने बड़े सख्त सवालात किए, मैंने उसके जवाब दिए। तो लैरी किंग ने मुझे सवाल किए जो मेरे पहले 2 इंटरव्यू हो चुके थे ना उसके साथ, सर उसके हवाले से। उसने मुझसे एक सवाल किया कि वो कितना कन्विंसिंग है जब तुम उससे बात करते हो। तो मैंने कहा, उसने मुझे कोशिश की थी बताने की, साबित करने की कि तमाम अमेरिकन जो हैं उनको कत्ल करना जायज़ है। मैंने जब उसको कन्फ्रंट किया तो वो मुझे कन्विंस नहीं कर सका। तो ये लैरी किंग शो जो है ये उसामा बिन लादेन साहब ने देख लिया। फिर उन्होंने तीसरे इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। जी बिल्कुल। और फिर वही बंदा जो मैसेज लेके आया था 9/11 होने से 1.5-2 घंटे पहले उसी ने मुझे रिसीव किया जब मैंने तोरखम का बॉर्डर क्रॉस किया। तो फिर वो जो इंटरव्यू था वो उसमें ऐसे हालात भी पैदा हो गए थे कि मेरे लिए मुझे लग रहा था कि मैं वापस नहीं जा सकूंगा जिंदा, इतनी बमबारी हो रही थी काबुल में। जी सर। तो मैंने अपनी वसीयत भी लिख दी। एक तालिब को मैंने 5,000 रुपया पाकिस्तानी भी दे दिया कि मैं इधर मारा गया तो मेरी डेड बॉडी वापस ले जाना, ये पैसे एडवांस भी दे दिया उसको। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच गया। सर वो इंटरव्यू जो प्रोमो में चलता है, ये तोरा बोरा की पहाड़ियाँ, वहाँ हुआ था? नहीं, तोरा बोरा में इंटरव्यू हुआ था 97 में। दूसरा इंटरव्यू हुआ था कंधार एयरपोर्ट के पास। ये जो तीसरा इंटरव्यू है ये उस वक्त मुझे नहीं था पता कहाँ पे हुआ है। ये बाद में एक स्वीडन का जर्नलिस्ट था, उसने काबुल में खुद इन्वेस्टिगेट किया मेरे इंटरव्यू को और उसने काबुल में काफ़ी वक्त गुजारा। फिर वो मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि ये इंटरव्यू जो है तुम्हारा, ये वज़ीर अकबर ख़ान के एरिया में अहमद शाह मसूद का जो छोटा भाई है उसके घर पे हुआ था। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा आपको पता है कि जब ये आप इंटरव्यू करके वहाँ से निकले थे तो उस घर पे मिसाइल अटैक हुआ था विदिन 5-6 मिनट। बिल्कुल। मैंने कहा हाँ मुझे अच्छी तरह याद है कि उसामा बिन लादेन ने मुझे फ़ौरन, इंटरव्यू हो रहा था और फ़ौरन उसको किसी ने कान में आके कुछ कहा तो उसने मुझे फ़ौरन कहा कि आप फटाफट ये ख़त्म करें इंटरव्यू और निकले और भागे यहाँ से। और वो खुद भी वहाँ से जी सर निकल गया। तो बाद में मैंने पता किया क्या हुआ तो पता चला कि कुछ बुर्का पोश ख़वातीन थी जो उनसे वायरलेस सेट पकड़े गए और उन्होंने मुखबरी कर दी थी कि इधर उसामा बिन लादेन है। ये मुझे नहीं था पता वहाँ पे अटैक हो गया। तो ये मुझे स्वीडिश जर्नलिस्ट ने बताया कि उधर अटैक हो गया था। तो उससे मुझे पता चला कि ये इंटरव्यू काबुल के इलाके वज़ीर अकबर ख़ान में हुआ था। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, सर एंड ऑफ टाइम नहीं, मैं एंड ऑफ टाइम से पहले 9/11 पे बात करूँ। मैं उसी पे आने लगा हूँ। नहीं सर जो आप ऐड करें। देखें मीर साहब ने जो बात की ना कि कंस्पिरेसी थ्योरी फैल रही थी बहुत सारी। कंस्पिरेसी थ्योरीज उसे कहा जाए या ये है कि सवालात कहा जाए। वो सवालात उठाने वालों में चूंकि मैं भी था सर, ठीक है, और मैं ये सवाल उठा रहा था पहले दिन से और आज तक वो सवालात जो हैं वो अपना जवाब तलाश कर रहे हैं कि वो 9/11 को किसी तरह उसामा बिन लादेन के साथ लिंक करें। आज तक वो सवालात घूम रहे हैं। और 9/11 कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो भी आपको पता है बाद में जब आई तो वो दबा दी गई।
उसके सारे पेजेस आज तक जो है वो डिक्लासिफाई नहीं हुए। फिर यह है कि उन लोगों का वहाँ पे मौजूद होना, उनका ट्रेन होना, वो तरबियत कैसे लेते रहे, वो कैसे वहाँ पे, ये वाक़या ये जहाज़ जो हैं ये ईरान या अफ़गानिस्तान या इराक़ से नहीं आए थे, ये जहाज़ वहीं पे मौजूद, अब उसमें FBI के लोगों की गलती थी, CIA के लोगों की गलती थी, ये एक पूरी ऐसी कहानी है। किस कमीशन में किसी को सज़ा हुई आज तक सर कि कोई CIA के लोग सस्पेंड हो गए हुए या FBI के सस्पेंड हो गए हुए, तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं आज तक। और यह है कि फिर वो एक टावर कैसे गिरा खुद ब खुद, जहाज़ों के एंगल्स क्या थे, ये तो उसके ऊपर मैं उस ज़माने में बहुत सी बातें सवालात उठाता रहा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वहाँ दहशत गर्दी नहीं, बड़ा वाक़या हुआ और दुनिया ने उसको देखा, लेकिन उसमें बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिनको छुपा दिया गया, दबा दिया गया। ये बिल्कुल तय था कि उन्होंने अफ़गानिस्तान पे अटैक करना है, ये बिल्कुल तय था कि उनकी बातचीत यहाँ पे तालिबान के साथ चल रही थी और वो ऑयल के हवाले से जो हैलिबर्टन ग्रुप और पूरा यहाँ से पाइपलाइंस कैसे बिछेंगी और वो यहाँ पे आते भी थे और बात भी करते थे और सारा सिलसिला। ये भी तय था फौरी तौर पे कि उन्होंने जैसे ही ये वाक़या होता है तो फौरी तौर पे वो मुसलमानों का नाम भी लेते हैं, उसामा बिन लादेन का भी लेते हैं, अभी कोई तहकीकात नहीं हुई। और साथ ही फिर 7 अक्टूबर को जब अफगानिस्तान पर अटैक हुआ उससे पहले वो इराक को भी जोड़ देते हैं उसके साथ कि इराक में भी हमें पता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, फौरी तौर पे वो एक्सेस ऑफ ईवल भी बना देते हैं जिसमें अब ईरान है, लेकिन बाद उस वक्त ईरान रुक गया था क्योंकि शुमाली इत्तेहाद के साथ ईरान था, तो उन्होंने कहा ईरान को ज़रा रोको। और इसी तरह से इराक में जो चेंजेस आ रहे थे तो उसमें अहमद शलबी एक करैक्टर था जो मूव करता था बिटवीन ईरान एंड इराक, तो उन्होंने ईरान को साइड पे कर दिया। लेकिन शुरू के मीर साहब को याद होगा एक्सेस ऑफ ईवल में जो है वो ये भी था, ईरान भी था, हाँ, नॉर्थ कोरिया के साथ। ये भी तो याद होना चाहिए ना कि 2006 में उसामा बिन लादेन ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करके जिम्मेदारी भी कबूल। नाज़रीन, ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, अब तारीख के झरोकों में झांक रहे हैं। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।